नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के साथ मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम धामी ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और विधायक खजान दास भी उपस्थित रहे। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं मुख्यमंत्री आवास का, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को संबोधित कर रहे हैं। द्वारा सताए गए इन लोगों को विकलांग कहा जाता था। दिव्यांग जैसा सम्मानजनक शब्द अगर दिया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और आज उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अभी आपने देखा होगा दिलीप सिंह मेहरा कितनी दूर से आए हैं, मुख्यमंत्री जी ने पहचान लिया। यह इस बात का प्रतीक है कि शायद प्रदेश के एक एक दिव्यांगजन से आपका परिचय होगा, क्योंकि आपका जब जन्मदिन होता है, सुबह पूजा पाठ करने के बाद सबसे पहले तो अगर आप जाते हैं तो अगर आपने देखा होगा राजपुर रोड पर तुम्हारे दृष्टिहीनों का एक इंस्टीट्यूट है, सबसे पहले आप वहां पर जाते हैं। ये सोच का प्रतीक है कि इस समाज के इस वर्ग के प्रति मेरा यही मंतव्य था कि मैं आपकी समस्याओं को, आपकी आवश्यकताओं को सीधे जानूं, आपकी चुनौतियों को कुछ हल कर पाऊं, कुछ उसमें समाधान निकाल पाऊं और सीधे जान सकूं, जिससे कि आपके समाधान के लिए और ठोस एवं प्रभावी कदम हम यहां से उठा सकें। क्योंकि हम नीतियां और योजनाएं तो बना सकते हैं, अनेक नीतियां सरकार में बनती हैं, अनेक कार्यक्रम बनते हैं, परंतु उन योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी मिल पाता है जब वो जमीनी स्तर पर पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी से और ईमानदारी से पहुंचे और उसके लाभार्थी जिनके लिए वो योजना बनाई गई है वो ये महसूस करें कि वास्तव में सरकार ने उनकी जिंदगी को आसान और बेहतरीन, सरल बनाने के लिए कार्य किया है। मेरा मानना है कि किसी भी योजना की सफलता का आकलन केवल कागजों पर अंकित आंकड़ों से नहीं, बल्कि आपके जीवन की खुशहाली, आपके चेहरों की मुस्कान से होना चाहिए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में दिव्यांगजनों एवं अवस्था में वरिष्ठ नागरिकों को कई बार कुछ कृत्रिम सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है को खरीदने के लिए शायद कोई पैसे नहीं जुड़ पाते। इस वजह से ऐसे मामलों के लिए क्या आप कोई सुविधा में उपलब्ध? आशा जी तिवारी। अच्छा, आशा जी नैनीताल से ना? हाँ जी। आशा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और उम्र बढ़ने के साथ साथ जो शारीरिक रूप से कमजोरी आना ये स्वाभाविक है और ये प्रकृति का भी नियम है। और ऐसे में जो सहायक उपकरण है उनको क्रय करना, उनका उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो है प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी जनपदों में तो जो है सरकार वृद्धाश्रम संचालित कर रही है, लेकिन जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके कल्याण के सभी महानुभावों से, परिषद के सभी महानुभावों से, हमारे यहाँ पर नवीन वर्मा जी भी हैं, बंद करना हो, व्यवस्था करना हो, उस व्यवस्था को सुनिश्चित करे। सरकार उसके लिए जो भी धनराशि व्यय होगी या जो भी संसाधन लगेंगे उसको हम हर हालत में संचालित करें। चलाई जा रही योजना जो अन्य योजना है, जो अनुदान योजना है, जिसमें 50,000 रुपए की धनराशि दी जाती है, तो हम दिव्यांग समाज ये आशा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की, जो दिव्यांग व्यक्ति से शादी करने पर जो 25,000 रुपए दी जा रही है, हम आशा करते हैं कि उसमें बढ़ोतरी माननीय मुख्यमंत्री। नवीन जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और अच्छी बात, अच्छा सुझाव दिया है। दिव्यांगजनों के विकास के लिए और उन्हें हर संभव सहायता करने के लिए
हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, देता है। हम जल्दी जो है इसको भी जो है ये जो धनराशि है, प्रोत्साहन धनराशि दिव्यांग व्यक्तियों से ब्याह करने पर, इसके प्रोत्साहन के लिए 25,000 रुपए से 50,000 रुपए शीघ्र इस पर हम कार्रवाई करेंगे। जल्दी जो है इसको आपको इंजीनियर ले जाने वाला, हॉस्पिटल ले जाने वाला, तो कार्यालय द्वारा ऐसी व्यवस्था हो कि उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, उसे सुविधा का लाभ मिले। चूंकि आपकी नहीं, ये जो है पूरे राज्य के अंदर बच्चन सिंह जी ये समस्या जो है हर महीने जो है हर हफ्ते वृद्धावस्था का इसका भुगतान हो रहा है जी। कि सरकार, भारत सरकार के सहयोग से समाज कल्याण विभाग द्वारा 2024-25 में राज्य में जो जेरियोट्रिक केयर यानी जरा चिकित्सा सुविधा की ट्रेनिंग प्रदान करना हमने प्रारंभ कर दिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहां पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और RCC टैंकों का किया गया है निर्माण।
स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। उत्तराखंड, जहां हर सुबह शुरू होती है योग से। राज्य को योग व वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट ने देश की पहली योग नीति 2025 को दे दी है मंजूरी। 2030 तक के लिए मंजूर योग नीति के तहत राज्य सरकार उत्तराखंड में 5 नए योग हब स्थापित करेगी, जिसमें जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी और कोलीढेक झील क्षेत्र को योग हब के तौर पर विकसित करने का लिया है निर्णय। पर्वतीय क्षेत्रों में योग और वेलनेस केंद्र में निवेश पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 25% तक मिलेगी सब्सिडी। राज्य में खोले जाने वाले योग व ध्यान केंद्रों का किया जाएगा पंजीकरण। राज्य के 300 से अधिक आयुष, हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों में शुरू किया जाएगा योग। राज्य में योग व प्राकृतिक चिकित्सा निदेशालय का किया जाएगा निर्माण। योग नीति के तहत राज्य में करीब 13,000 से अधिक रोजगार होंगे सृजित। इसके अलावा 2,500 से अधिक योग शिक्षकों के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से होंगे प्रमाणित। इससे 10,000 से अधिक योग अनुदेशकों को होम स्टे, होटल आदि में रोजगार मिलने के बढ़ गए हैं अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने योग नीति लागू करके बेरोजगार योग प्रशिक्षकों को एक अवसर प्रदान किया है, जिससे कि योग और वेलनेस केंद्र खोलने पर सब्सिडी मिलेगी। सरकार की योग नीति से हम सभी को फायदा हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदृष्टि से वैश्विक संवाद का केंद्र बन रहा है उत्तराखंड। यहाँ योग सिर्फ अभ्यास नहीं, एक जीवन है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने आज तडियाल चौक स्थित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर की जांच की। इस दौरान उन्होंने वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस जारी से संबंधित अन्य सेवाओं की प्रगति की समीक्षा की। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी और कर्मचारी समय पर कार्यालय पहुंचे, कार्य में गति और पारदर्शिता लाए। जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा या परेशानी न हो, ये हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। रितु खंडूड़ी भूषण ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। यशोदा लिंगवाल और राम कोठारी, रमन कोठारी। और आपका कहाँ है मैडम? आरटीओ कहाँ है? कितने बजे आते हो? मैडम तो चेकिंग कराइए, आरटीओ प्रवर्तन मैडम शशि दूर कहाँ गई? सीधे घर से निकलती है या आके जाती है? आ जाते हो गाड़ी तो कहाँ है? मतलब वो सुबह 10 बजे इतना। तीर्थनगरी ऋषिकेश में अब भक्तों को खाटू श्याम बाबा के दर्शन हो सकेंगे। ऋषिकेश में मनीराम मार्ग पर रात दरगन बिरादरी के आश्रम में खाटू श्याम बाबा का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। 3 दिनों तक विधि विधान से चली पूजा अर्चना के बाद मंदिर में खाटू श्याम बाबा की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित की गई है। सैकड़ों भक्त मंदिर में श्याम बाबा की मूर्ति स्थापना के साक्षी बने हैं। इसी के साथ ही हनुमान और राधा कृष्ण की मूर्ति भी प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित हुई है। खाटू श्याम बाबा की मूर्ति जयपुर से मंगवाई गई है। श्याम बाबा का श्रृंगार तमाम प्रकार के फूलों से किया गया है। मनमोहक रूप से दिखाई दे रही बाबा की मूर्ति भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। श्री खाटू श्याम परिवार ऋषिकेश के सदस्यों ने बताया कि मंदिर सुबह 5 बजे खुलेगा, जो रात 9 बजे तक खुला रहेगा। दिन में 12 बजे से शाम 4 बजे तक मंदिर को बंद रखा जाएगा। मंदिर में खाटू श्याम बाबा की प्रातः काल, संध्या काल और शयन आरती की जाएगी। एक ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं।